बी.एन. राव असली संविधान निर्माता, बाबा साहेब अम्बेडकर नकली संविधान निर्माता। क्या है ये क्रेडिट खोरी का मामला संविधान को लेकर? मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बी.एन. राव ब्राह्मण थे। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो हमला हो रहा है वो दरअसल संविधान को रिजेक्ट करने के ब्रॉडर मुहिम का एक हिस्सा है। डॉक्टर अंबेडकर वैचारिक रूप से इनके एकदम विरुद्ध है। 2014 में नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद चाहे वो गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू, इन सबका जो मान मर्दन है उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं गई। अंबेडकर को थोड़ा सा छोड़ दिया गया कि इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। इस समय जगह जगह जिस तरह से बाबा लोग भाषण दे रहे हैं, जिस तरह कथाएं हो रही हैं, उसके मूल में क्या है? एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, वो रैली निकाल रहा है। प्रधानमंत्री उसको अपना छोटा भाई कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले व्यक्ति के साथ भाईचारा कैसे रख सकता है? जब जिसका समय चलता है ना, डफली उसी की बजती है। तो क्या आपको लगता है कि जब समय दक्षिणपंथी ताकत का चल रहा है तो डफली उनकी बजेगी और संविधान दरअसल मनुस्मृति से रिप्लेस हो जाए? इस देश का बड़ा जो कॉरपोरेट है वो इस देश की सरकार को खूब पैसा दे रही है ताकि उनके हिसाब से नीतियां बने। नमस्कार दोस्तों, द थर्ड आई के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी विराजमान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया नीरज। तो चर्चा अतरंगी विषयों पे हम करते हैं और एक बिल्कुल अलग सा जो टेक है, जो समझ में आना चाहिए लोगों को और जिसका बड़ा अभाव है जानकारियों का, उस तरह की बातचीत इस शो में हम लोग करते हैं। सनातन पे आप हमारी चर्चा सुन चुके हैं, आरएसएस के ऊपर हमारी चर्चा सुन चुके हैं, एआईएमआईएम का जो विस्तार हो रहा है उस पर हमारी चर्चा सुन चुके हैं। फिलहाल इस एपिसोड में चर्चा होगी संविधान पर। संविधान पर चर्चा क्या होगी? चर्चा ये होगी कि भाई संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर हैं या बी.एन. राव हैं, जिनका क्रेडिट छीनकर बाबा साहेब अम्बेडकर को दे दिया गया। बी.एन. राव और अम्बेडकर वाला झगड़ा कुछ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत तैर रहा है। हाईकोर्ट के जज हैं, एक ब्राह्मण सम्मेलन में वो कहते हैं कि खुद अम्बेडकर ने कहा था कि अगर बी.एन. राव नहीं होते तो संविधान बनाने में 25 साल लग जाते। इसका मतलब संविधान निर्माता दरअसल बी.एन. राव हैं, लेकिन क्रेडिट उन्हें मिला नहीं, छीन कर दे दिया गया बाबा साहेब अम्बेडकर को। तो क्या संविधान निर्माता के रूप में हम बचपन से जिन बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते हैं, संविधान निर्माता का यह विशेषण उनके लिए सही नहीं है? असल में बी.एन. राव बनाम अम्बेडकर वाला जो विमर्श है उसकी वजह क्या है? कौन सी विचारधारा इस झगड़े को झगड़े के तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है? इन सब सवालों पर बातचीत होगी। बातचीत ये भी होगी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो शब्द इंदिरा गांधी ने बाद में क्यों जोड़े? ये तो दरअसल मौलिक संविधान में थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये सवाल उठाती है, दक्षिणपंथी धड़ा जो है ये सवाल उठाता है। तो इन तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे हम पंकज जी से। पंकज जी, शुरू करें? बिल्कुल। तो पहला सवाल यही कि बीते कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बी.एन. राव असली संविधान निर्माता और बाबा साहेब अम्बेडकर नकली संविधान निर्माता, ज़्यादा क्रेडिट इन्हें दे दिया गया, उनका क्रेडिट ले लिया गया, छीन लिया गया। तो क्या है ये क्रेडिट खोरी का मामला संविधान को लेकर? नीरज, सच्चाई यह है कि जो लोग बी.एन. राव को बनाना चाहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, वो संविधान से भी दरअसल परेशान है। संविधान ने इस देश में जो परिवर्तन किया है वो अभूतपूर्व है। दुनिया में कहीं इस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया जितना इस संविधान की वजह से आया। आपने अभी किसी जज का जिक्र किया कि बी.एन. राव नहीं होते तो 25 साल लग जाते। अरे भाई, 5000 साल में नहीं बना ऐसा संविधान, मैं ये कह रहा हूं। और वो क्यों 1950 में ही लागू हो पाया? क्यों वो 1946 के बाद बनना शुरू हुआ? संविधान कोई आसमान से टपकी चीज तो है नहीं कि वो अचानक टपक गई या कुछ लोगों का मन आया बस लिख दिया। संविधान हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का जो मंथन था, समुद्र मंथन था, उससे निकली हुई सबसे चमकदार वस्तु है। वो निचोड़ है। वो निचोड़ है और उसने इस भारत को पूरी तरह बदल दिया। मैं इसीलिए कई बार कहता हूं कि मैं नहीं मानता कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ है। पाकिस्तान एकदम अलग राह पर गया, भारत एक सर्वथा नवीन अवधारणा पर खड़ा हुआ जिसकी बुनियाद में भारत का संविधान है। पहली बार इस देश के लोगों को, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस क्षेत्र का हो, लिंग कोई हो, बिना किसी भेदभाव के वैधानिक रूप से
समान नागरिक माना गया। इस सब देश इक्वल के हैं। 5000 साल के इतिहास में कोई किताब नहीं लिखी गई जिसने वैधानिक रूप से सबको बराबर माना। ये तो कहा कि जीव और परमात्मा का एक ही अंश सभी, मतलब परमात्मा का अंश सभी जीवों में है, लेकिन ये नहीं कहा कि सब बराबर हैं, वो नहीं माना। सब गैर बराबरी को एंडोर्स करते पूरी रहे। तरह से गैर बराबरी पर निर्मित एक हमारा समाज, उसमें अचानक एक ऐसा संविधान हवा में नहीं आ सकता था। ये हमारा जो 100 साल का लंबा संघर्ष और बाद में गांधी जी के आगमन के बाद जिसने एक दूसरी किस्म की तेजस्विता धारण की और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने जो सवाल पैदा किए कि आजादी के बाद इस देश में शूद्रों का क्या होगा, स्त्रियों का क्या होगा, उसने ये महत्व स्थापित किया कि आजादी कैसी होनी चाहिए। इस प्रश्न का सिर्फ आजाद होना महत्वपूर्ण नहीं था, यानी अंग्रेज चले गए और आप आ गए, जिसके बारे में प्रेमचंद ने लिखा है कि जॉन की जगह गोविंद को बैठा देने का मतलब आजादी नहीं है। लड़ाई ये नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, एक नवीन कल्पना। और डॉक्टर अंबेडकर उसके बड़े सिपाही थे, बड़े सिपह सालार थे, सिपाही छोटा वो हो जाएगा। उन्होंने 1927 में जिस तरह महाड में जो आंदोलन चल रहा था पानी के सवाल पर, वहां उन्होंने मनुस्मृति जलाई और मनुस्मृति जलाने के साथ ही यह संदेश स्पष्ट हो गया कि इस देश में जो आजादी मिलेगी, जिस तरह का संविधान बनेगा, उसमें जो मनुस्मृति या इस संहिता की जितनी भी अवधारणा है जो गैर बराबरी को प्रोत्साहित करते हैं, जो स्त्रियों और शूद्रों को एकदम गुलाम बनाती हैं, वो नहीं चलने पाएगी। और इसीलिए जो संविधान बना वो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा को बुनियाद मानकर बना। बीएन राव साहब का जिक्र आपने किया। बीएन राव को रफ ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया। मैं बता रहा हूं, बीएन राव साहब एक आईसीएस थे, ये संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, ना उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसके चेयरमैन या सदस्य थे जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। एक तरह से उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसमें यह हुआ कि अब भारत को आज़ादी देनी, तो किस तरह भविष्य का भारत होगा, क्या संविधान होगा, वो सब तय हो। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और चुने गए लोग, शुरू में पाकिस्तान जो लोग मांग रहे थे वो भी उसी में थे, बाद में वो जब वहाँ की अलग हो गई संविधान सभा तो यहाँ बचे जो लोग, उसमें ये तय होना था कि कैसा संविधान बनेगा। तो एक प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई और एक बड़ा सुचिंतित प्रयास था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जहाँ से चुने गए थे वो पूर्वी पाकिस्तान में था जी। तो वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान चला गया, तो डॉक्टर अंबेडकर कहीं के नहीं रहे, मतलब संविधान सभा के लिहाज से। तो कांग्रेस के नेतृत्व ने डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई से चुनाव जितवाकर संविधान सभा का वो लेके आए और फिर उन्हें, साफ है ये, इसमें कोई विवाद नहीं है कि महात्मा गांधी ने जोर दिया, जिनके साथ अंबेडकर के लंबे संघर्ष, वैचारिक संघर्ष चले थे, उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उनके सहयोग के लिए बीएन राव थे और भी तमाम लोग थे। बीएन राव तो पूरी संविधान सभा के एडवाइजर ही थे, तो वो सहयोग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने प्रारूप बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, एक तरह से तमाम अध्ययन किया, अलग अलग जितने संविधान थे तमाम देशों के, उनके मुख्य मुख्य बातों को लिया, लेकिन आउटलाइन तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो संकल्प लिए जा चुके थे वही थे, जिससे पूरा संघर्ष था। बिल्कुल 1930 में ही कांग्रेस ने कहा था कि जमींदारी उन्मूलन हम करेंगे। उसके बाद ही इस देश के मुस्लिम जागीरदार बाद में जिन्ना के साथ चले गए। उसकी एक बड़ी वजह थी कि 1930 में ही कांग्रेस ने 30 के दशक में ही स्पष्ट कर दिया था कि आजाद भारत में जमींदारी उन्मूलन होगा या स्त्री पुरुष सबको बराबर का अधिकार होगा। यानी वो आउटलाइन हमारे कांग्रेस के आज़ादी के आंदोलन के दौरान में जो अधिवेशन होते थे, वो 1930 के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही जितने चीज़ें तय थी कि हमारा आने वाला भविष्य का भारत कैसा होगा, उसमें सेकुलर होगा, समाजवादी होगा, गणतंत्र होगा, लोकतंत्र वहाँ होगा, ये सारी चीज़ें तय थी और इसमें कोई विवाद नहीं था। वो चाहे आज़ाद हिंद फौज बनाकर सुभाष चंद्र बोस बाहर से लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी यही मानते थे। हालांकि सुभाष बाबू ये भी कहते थे कि हम अधिनायकवाद के रास्ते पे जाएंगे, लेकिन बनाना उन्हें भी एक सेकुलर भारत था और यहां पर भी यही तय था। तो जितने संविधान में जो प्रस्तावना में चीजें आई हैं, वो प्रस्तावना भी बीएन राव के दिमाग की या किसी एक आदमी के दिमाग की उपज नहीं थी।
वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिए गए वो साझा संकल्प थे जो पारित किए गए थे मतलब ये बाकायदा। कहा जा सकता है कि 1946 के बाद बेशक संविधान सभा गठित हुई जिसने संविधान के बिल्कुल ऊपर औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया, बिल्कुल लेकिन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही रोपे जा रहे हैं। वही तय था कि यही बनना है, सबको बराबरी का अधिकार देना है, इसमें कोई बहस नहीं थी। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा उसे उलट सकती थी। 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था जिसमें तय हो गया था कि जो दलित वर्ग है उसको आरक्षण मिलेगा, ये तय हो गया था। तो वो संविधान सभा उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, उसे मानना ही था। तो प्रारूप बनाने में बी.एन. राव साहब का एक बड़ा महत्व है और अभी आजकल कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि वो संविधान सभा के असली निर्माता हैं। तो अब इस पे क्या कहा जा मतलब सकता है? क्या लगता है आपको, क्यों ये जो बी.एन. राव बनाम अंबेडकर और बी.एन. राव संविधान निर्माता हैं, हाईकोर्ट के जज जैसे जो व्यक्ति हैं, वो इस बात को एंडोर्स करने की कोशिश अब करते मैं हैं? कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बी.एन. राव ब्राह्मण थे और हिंदू महासभा ने 1949 में जब ये संविधान आत्मार्पित हो गया 26 नवंबर को, उसके अगले महीने 26 से 28 दिसंबर के बीच इंदौर में उनका अधिवेशन हुआ, शायद 23वां अधिवेशन था। उसमें प्रस्ताव 12th रेजोल्यूशन कहता है कि महार जाति में पैदा होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान बनाने के योग्य नहीं है। उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र के संविधान बनाने के योग्य नहीं है। तो वो इसी को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे बना सकते हैं, वो तो शूद्र हैं। तो जो ये विचारधारा है, निचली जाति का व्यक्ति ये विधान कैसे तय करेगा, और वो भी कि हम कैसे अस्पृश्य रहें? जाति का, वो बनाएगा आजाद भारत का संविधान, ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं था। और ये वही लोग हैं, अगर आप इनको उठा के देखिए, थोड़ा पलटिए, तो ये सारे वो लोग हैं जो पहले दिन से संविधान का विरोध कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और जिसकी याद में प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से संविधान दिवस मनवाते हैं। लेकिन 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ही आरएसएस का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें वो साफ लिखते हैं, और गोलवलकर का भाषण है, और वो जो ये संपादकीय एक ही है, उसका भाषण भी बाद में उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में है। लेकिन अगर आप वो देखें तो उस संपादकीय में साफ लिखा है कि इसमें तो मनुस्मृति नहीं है, इसमें भारतीयता जैसा कुछ नहीं, इसमें तो मनुस्मृति नहीं है, साफ वो कहते हैं। यानी इस बात का अफसोस है उनको। और मनुस्मृति क्या कहती है कि शूद्रों के कान में अगर वेद मंत्र पढ़ जाए या वो पढ़ लें तो कान में पिघला शीशा डालो, जीभ काट लो। स्त्रियां कभी आजाद नहीं रह सकती हैं। लड़कपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहेंगी। स्त्रियां स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। ये श्लोक हैं सारे, कोई भी मनुस्मृति पढ़ सकता है। वो स्मृति है, जाहिर है लंबे समय में विकसित हुई होगी, फिर उसे एक स्वरूप दिया गया होगा। लेकिन जो गीता प्रेस, जिसपे प्रधानमंत्री जी बड़े मुदित हैं, भारत रत्न भी देना चाहते थे, तो उसमें तो साफ साफ यही गीता प्रेस का जो मनुस्मृति है वो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और अगर आरएसएस का सरसंघ चालक ये कहता है कि हमारे संविधान में मनुस्मृति नहीं है, इसका अफसोस जताता है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात है। और गोलवलकर वर्ण व्यवस्था के भी पक्षधर हैं। गोलवलकर ही क्यों, सावरकर ने मनुस्मृति को हिंदू लॉ कहा है जी। और उन्होंने कहा कि ये हजारों साल से भारत के समाज को प्रदीप्त करती रही है, रोशनी देती रही है, और वही हिंदू लॉ है, ये मूल है, ये सावरकर कहते हैं। और सावरकर और गोलवलकर को मानने वाले लोग आज सत्ता में हैं, तो जाहिर है वो इस संविधान को कहीं दाएं बाएं से किसी तरह उस स्वतंत्रता आंदोलन को खारिज कर रहे हैं, वो संविधान को खारिज कर रहे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर को अब खारिज कर रहे हैं। और किससे इसमें बी.एन. राव का कोई दोष नहीं। तो दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो हमला हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर को रिजेक्ट करने की जो कोशिश हो रही है, वो दरअसल संविधान को रिजेक्ट करने के ब्रॉडर मुहिम का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इसलिए नहीं कि संविधान निर्माता है, डॉक्टर अंबेडकर इसलिए भी हैं महत्वपूर्ण कि एक तो उन्होंने मनुस्मृति जलाई, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का तीखा विरोध किया, उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट जैसा भाषण जो बाद में किताब के रूप में आया, जाति प्रथा का उच्छेद, वो लिखा। जीवन भर वो जाति मुक्त भारत की बात करते रहे और ये कहते रहे कि जब तक जातियां हैं भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा है और जातियों की वजह से ही ये सुरक्षित है। तो दो विपरीत विचारधारा है।
और यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, कहा कि मैं पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं। फिर उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो 22 प्रतिज्ञाएं जो ली, उसमें शुरू में ही है कि मैं राम कृष्ण गौरी गणेश देवी देवता किसी को नहीं मानूंगा, मैं बुद्ध को नवा अवतार कहने वालों के को पागल कहूंगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वो। तो डॉक्टर अंबेडकर वैचारिक रूप से इनके एकदम विरुद्ध हैं, इसीलिए ये वोट के डर से विरोध तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका जितना भी इकोसिस्टम है वो डॉक्टर अंबेडकर को बर्दाश्त नहीं करता, पहला मौका पाते ही उन पर हमला करता है। एक चीज ध्यान देने वाली है सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 2014 में नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद कई जो महापुरुष रहे इस देश के, जिन्होंने इस देश को बनाया, आइडिया दिया, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू, इन सबका जो मान मर्दन है उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं गई। अंबेडकर को थोड़ा सा छोड़ दिया गया कि इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। वोट बैंक का मामला हो सकता है शायद। और अब पिछले 1-2-3 सालों में अंबेडकर के ऊपर जो हमले हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने छोड़ा नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए हैं इसी रामलीला मैदान में आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने, जब वो हिंदू कोड बिल लाए थे। जी, मैं बीजेपी की 2014 की बात, हाँ, मैं वही कह रहा हूं। तो इन्होंने जब शुरू में पूरा अंबेडकर पर हमला बोला, उन्हें क्या क्या नहीं कहा, लिख के, बोल के, आंदोलन करके, लेकिन जब इन्हें लगा कि समय के साथ डॉक्टर अंबेडकर एक महामानव बनते जा रहे हैं, इस देश के दलितों के लिए एक मुक्तिकामी चेतना के प्रतीक हैं डॉक्टर अंबेडकर, तब इन्हें समझ में आया कि भाई पाना तो वोट है। और सच बात यह है कि दलितों की आबादी बहुत बड़ी है इस देश में, और सच बात यह भी है कि शूद्र सिर्फ वो नहीं है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वर्ण व्यवस्था में वो सारे लोग शूद्र हैं जो श्रम करते हैं, चाहे वो खेती करते हो, चाहे वो बढ़ई का काम करते हो, चाहे वो लुहार का काम करते हो, सारे लोग, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वो सब शूद्र हैं। वो सब एक शूद्र की व्यापक धारणा में आते हैं। और इसके अलावा एक पंचम वर्ण भी रहा है, जिसे अंत्यज कहते रहे, जो एकदम ही बाहर रहा है। तो जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को अगर पढ़ा जाएगा तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, तो एक बहुत बड़ा कहा जाए कि मतदाता मंडल इस देश में तैयार हो सकता है। तो इसलिए ये डॉक्टर अंबेडकर को एक, पहली बात तो इन्होंने सिर्फ दलितों तक सीमित करने का प्रयास किया कि वो दलित लीडर थे। क्यों भाई, वो इस देश के बड़े लीडर थे, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से फ्रेमवर्क दिया उन्होंने, इकोनॉमी पे उनका काम, इकोनॉमी पे काम है, महिलाओं पे बहुत जबरदस्त, और उन्होंने सामाजिक प्रश्नों पर जितना लिखा पढ़ा है, वो केवल दलितों के लीडर कैसे हैं, है ना, वो तो देश के नेता है। एक तो उन्हें सीमित किया गया ताकि पिछड़े जो ओबीसी, सो कॉल्ड ओबीसी हैं, जो उन्हें लगता है कि वो शूद्र नहीं है, जबकि वो हैं, सारे लोग शूद्र हैं। तो अगर मनुस्मृति के हवाले से तो अगर सबको ये धारणा बन गई कि हम सारे लोग शूद्र हैं, तो शूद्रों के बीच अगर कोई एकता बनी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव में उतरना। तब उन्होंने क्या किया, डॉक्टर अंबेडकर को एक दलित नेता, फिर उन्हें इतना बड़ा महामानव बनाने का प्रयास किया जिसके ऊपर इतने फूल पड़े हों कि उनके विचार एकदम जमीन के अंदर दब जाएं। तो विचारों से डॉक्टर अंबेडकर को काट दिया, उन पे इतने फूल चढ़ाए। यानी अगर डॉक्टर अंबेडकर की किताबें रखी हों और आप उन्हें पढ़ें तो आपके अंदर चेतना का विस्फोट होगा। तो उन किताबों के ऊपर इतना माला फूल चढ़ा दिया, इतना उसमें अक्षत डाल दिए, हार्ड कवर तक ही नहीं पहुंच, हार्ड कवर तक पहुंच नहीं पाएंगे, और पहुंचेंगे भी तो पन्ने गल जाएंगे। ये जो श्रद्धा के का जो मतलब जलार्पण है ना, ये दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को गलाने के लिए है, विचारों की हत्या का प्रयास है। ये कभी डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को प्रचारित करने के पक्ष में नहीं, किताबें नहीं छपती, पहले सरकारी स्तर पे छपती थी। अभी गुजरात में किसी ने डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं किसी किताब के पिछले कवर पे छाप दी थी, वो एकदम बवाल हो गया वहां पर। गुजरात में जा रहे हैं सर, दिल्ली में एक मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। और वो अफसोस की बात है कि केजरीवाल जी की वो सरकार थी, वो बीजेपी की नहीं थी, लेकिन ऐसा माहौल बनाया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं, उनको अगर कोई पढ़ता है, और डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है, आप ये दावा करते हैं कि हमारे सरकार के समर्थन से चल रही थी वो सरकार जिसने भारत रत्न दिया, तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से इतनी तकलीफ क्यों है? इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार इस देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मानवीय गरिमा पाने के लिए संघर्ष को प्रेरित करते हैं। इससे आप डरते हैं। तो जो पूरी
आरएसएस ने 100 साल में आज जो सिस्टम बनाया है, जिस तरह की सरकार चल रही है, उसका मूल मकसद क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति। आप इस समय जगह जगह जिस तरह से बाबा लोग भाषण दे रहे हैं, जिस तरह कथाएं हो रही हैं, उसके मूल में क्या है? वो सारी पोंगापंथी बातों को बोलो जिनका डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा विरोध किया, जिन्हें कहा ये सब गप हैं, ये सब फर्जी बातें हैं, लेकिन वो शेषनाग के फन पे पृथ्वी को नचवा रहे हैं और इस देश का मानस उसको भगवाए हुए देख रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर से डरते हैं ये, इसीलिए संविधान को माथे पे लगाएंगे, लेकिन संविधान अगर कहता है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करो, उस पर बात नहीं करेंगे। बल्कि अवैज्ञानिकता जहां फैल रही जहां है उसको वहां भी नष्ट हो वहां जाएंगे। और फैलाओ, और डॉक्टर अंबेडकर को महान से महान बनाओ, इतना माला फूल डालो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर बात ना करो। विचार पे बात करोगे तो तुम जेल चले जाओ। वापस लौटते हैं सर, बीएन राव बनाम अंबेडकर की जो बहस थी। बीएन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, एक बात तो है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, 22 कमेटीज टोटल बनी संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में। एक कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुए बाबा साहब अंबेडकर। इसके अलावा नेहरू के पास मेरे हिसाब से 3 कमेटीज थी जिसके चेयरमैन नेहरू रहे। जेबी कृपलानी एक से ज़्यादा कमेटी के चेयरमैन रहे। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाना या संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को कहा जाना, किसी तरह का अपीजमेंट आपको इसमें दिखता है? पहली बात तो किसी शूद्र व्यक्ति का, अस्पृश्य जाति में पैदा हुए व्यक्ति का नवीन भारत की प्रारूप समिति का, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनना एक छोटी घटना नहीं। अगर उसको सेलिब्रेट किया गया जैसा आप कह रहे हैं उसके हिसाब से भी, तो ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत बड़ी घटना थी कि एक ऐसे वर्ग से आया हुआ व्यक्ति जिसको छूना तक, डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया से पढ़ के आए और बड़ौदा में बड़ौदा महाराज की नौकरी करने गए जी, यानी सरकारी नौकरी उस समय की रियासत की, तो बड़ौदा में उन्हें घर नहीं मिला और उन्होंने जब छुप के नाम बदल के मकान किराए पे लेने की कोशिश की, शायद रहे भी, तो उन पर हमला किया गया। उस देश में वही डॉक्टर अंबेडकर आजादी के बाद अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए तो एक सुचिंतित फैसला था और इसको सेलिब्रेट करना बताता है कि किस तरह का भारत आने वाले समय में, हमारे देश के जो नियंता थे, जो उस समय के आज़ादी के नायक थे, लड़ाई के नायक थे आज़ादी की लड़ाई के, उन्होंने कैसा स्वप्न देखा होगा। दूसरी बात, प्रारूप समिति और अन्य समितियों में फर्क है। प्रारूप समिति ने पूरे संविधान का एक ढांचा तैयार किया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया और एक नहीं, दो नहीं, 3 ड्राफ्ट पेश किए और हर ड्राफ्ट में जिस समिति से जुड़ा हुआ विषय था उस पर वहां चर्चा हुई, एक एक शब्द पे चर्चा हुई। लेकिन किसी के पास 2 विषय थे, किसी के पास 1 विषय था, किसी के पास 3 विषय थे, लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को निर्मित करने का, उसे बार बार संशोधित करने का। और आप एक चीज और जान लें, बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें सिर्फ संविधान सभा में बहस नहीं हुई। जब पहला ड्राफ्ट पेश हुआ तो बाकायदा जनता के सामने भी वो पेश किया गया कि आप अपने सुझाव दीजिए, और उन सुझावों पर फिर दूसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर तीसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो इस देश में जनता को, जाहिर है उस समय शिक्षित लोगों की तादाद कम थी, सब था, लेकिन इसके बावजूद जनता को शामिल किया गया पूरी प्रक्रिया में। और संविधान सभा में जाहिर है कम लोग चुने जा सकते थे क्योंकि 10 लाख पे 1 व्यक्ति करीब चुनने की बात थी, और चुनाव भी उन्हीं लोगों का हो सकता था जिनके पास कुछ संपत्ति वगैरह हो। तो वहां पे उस संविधान सभा ने तय किया कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो। नेहरू जी से कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई अशिक्षित क्यों आएगा, तो उन्होंने कहा इसलिए आएगा कि जब हम संघर्ष कर रहे थे, ये देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो अशिक्षित जनता थी वो सड़क पे कुर्बानियां दे रही थी, और जब आज़ादी का फल हमें मिलना है तो हम इस फल से उन्हें वंचित नहीं कर सकते। ज़्यादातर मध्य वर्ग पढ़े लिखे लोगों की तो बड़ी तादाद अंग्रेजों के साथ थी, आप देखें अगर स्वाभाविक नौकरियां थी, हाँ, पूरा उस सिस्टम में वो सब शामिल थे। तो वहां पर इस तरह का एक संविधान बनाना, उसके पूरे बार बार, इसलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष का महत्व ज्यादा है। वैसे तो एक एक शब्द पर बहस हुई, सबने बहस की, और इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा संविधान चाहते थे वैसा नहीं बना। ये भी ध्यान दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के अगर आप विचार पढ़ें तो वो इस देश में राजकीय समाजवाद चाहते थे, भूमि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे, यानी भूमि सब सरकार की हो जाए। तो ये तो ऐसे क्रांतिकारी विचार थे कि वो संभव ही नहीं हो पा रहा था, आग लग जाती। लेकिन
शनय शनय, जैसे संविधान सभा के बाद जब वो मिनिस्टर बने और हिंदू कोड बिल जल्दी लाना चाहते थे वो, तो उन्हें समर्थन नहीं मिला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन नेहरू उनके साथ थे, लेकिन वो भी जल्दबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि एक तर्क और आ गया। वो तर्क ये था कि आप इस देश में बिना जनता की राय लिए आप सरकार चला रहे हैं, तो जब तक पहला चुनाव नहीं हो जाए, और नेहरू इस मामले में बड़े वो थे कि वो कहीं तानाशाह ना हो जाए। आपको याद होगा कि 1938 के उसमें मॉडर्न रिव्यू में उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि ये नेहरू जो है तानाशाह हो सकता है नाम से। हाँ, वो कौटिल्य या चाणक्य के नाम से लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि इनको इतनी प्रशंसा मिल रही है, इनकी इतनी जय जयकार हो रही है कि कहीं ये तानाशाह ना हो जाए। तो इस मामले में नेहरू बहुत सजग थे। तो जब उनके सामने आया कि हम हिंदू कोड बिल ला रहे हैं, स्त्रियों को अधिकार, फला को अधिकार, सब बदल रहे हैं, और लेकिन जनता का मैंडेट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव का इंतजार कर लेते। और जो पहला चुनाव है 1951-52 वाला, वो दरअसल नेहरू की नीतियों और जो आज मनुस्मृतिवादी लोग हैं उनके बीच संघर्ष पे एक तरह से उस समय रेफरेंडम था, वो स्टैम्प था। आप सोचिए कि नेहरू के खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को चुनाव लड़ाया जाता था, और यही कि नेहरू ईसाई है, नेहरू भारतीय संस्कृति को नाश कर रहा है, नेहरू फला है, जितनी बातें हो सकती थी, धर्म विरोधी है, नास्तिक है। लेकिन इस देश की जनता ने नेहरू को चुना, उन सारे लोगों को खारिज किया, लगातार खारिज किया। 1984 तक 2 सीट थी उनकी, तो खारिज ही होते गए वो। लेकिन समय का चक्र है कि वो तमाम संयोगों का लाभ उठा के इस देश के मानस को सांप्रदायिकता में ढकेल कर वो एक ताकत पा रहे हैं। तो अब उन्हें, आपको याद होगा 2024 के चुनाव में जब ये नारा लगा अब की बार 400 पार, तो तमाम नेताओं ने, वो किसी विपक्ष का आरोप नहीं था, तमाम इनके नेताओं ने, जिसमें फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह हो, अनंत हेगड़े हो और कई लोग, उन्होंने कहा कि हमें संविधान इसलिए बदलना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और 400 सीट इसीलिए चाहिए ताकि हम बदल सकें, और जनता उस समय सजग हो गई। और इसीलिए दलित वर्ग ने खास तौर पर, क्योंकि उसे पता है कि संविधान ने उसे क्या दिया है। आप जरा संविधान के पहले की भारत की कल्पना करें। जमीन पे अधिकार जमींदारों का था, शूद्रों के पास, दलितों के पास कोई जमीन का अधिकार नहीं था। पीठ पे कोड़े अलग पड़ते थे, जब चाहे जो जितना लगान वसूल सकता था। आप ऊंच नीच की भावना इतनी थी कि आप छू नहीं सकते थे किसी को। पानी के लिए आंदोलन करना पानी के लिए पानी नहीं पी सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों को सार्वजनिक रूप से पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। मंदिर प्रवेश तक में आप संभव नहीं था वो। तो उस भारत की आप कल्पना करिए। तो जो लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व को समझना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का भारत देख लीजिए आप। 550 से ज्यादा रियासतें थी जो अपने को लगभग स्वतंत्र थी, अपने हिसाब से कानून चलाती थी, और एक ब्रिटिश इंडिया था जहां अंग्रेज कानून चलाते थे। वो कैसे एक हुआ? इस संविधान की वजह से। अगर ये संविधान नहीं होता तो भारत एक नहीं हो सकता था। कोई वजह नहीं थी भारत के एक होने की। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब ने तय किया, केरल ने भी तय किया, और असम ने भी तय किया, गुजरात ने भी तय किया, कश्मीर ने भी तय किया कि हम ये जो किताब है इसके वादे पर हम भरोसा कर रहे हैं, और कोई वादा नहीं है। इसलिए जब आप संविधान को कमजोर जो लोग करते हैं, जो लोग इसके सोशल सेकुलर फैब्रिक पे हमला करते हैं, वो इस देश की एकता के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने सोशल और एक बात इसी में जोड़ लीजिए, हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए एक बाबा है, क्या नाम है, बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री, वो रैली निकाल रहा है। प्रधानमंत्री उसको अपना छोटा भाई कहते हैं, और प्रधानमंत्री संविधान को सर पे रखते हैं। तो संविधान को सर पे रखने वाला व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले व्यक्ति के साथ भाईचारा कैसे रख सकता है? इसका मतलब है कि सर पे संविधान रखना सिर्फ एक फोटो ऑप है। छोटे भाई को काम पे लगा दिया है, मकसद वो है। सर, बीएन राव और अंबेडकर वाली जो बहस है, क्या इसका फाइनल अंतिम जो नियति है वो ये है कि संविधान पे हमला किया जा सके अंबेडकर को रिजेक्ट करते हुए? वो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। आप देखिए ना, संविधान दिवस हम गणतंत्र दिवस मनाते थे, 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को। तो उन्होंने एक निकाला कि संविधान दिवस, इसको सेलिब्रेट क्यों?
इसलिए कि आरएसएस के लोगों में या प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे तमाम लोगों में ये हीन भावना है कि ये लोग आज़ादी की लड़ाई में नहीं शामिल हुए, और शामिल भी हुए तो अंग्रेजों की तरफ से शामिल हुए। तो ये उस पूरे लंबे इतिहास के बीच अपनी जगह तलाश रहे हैं कि कहाँ हम ठप्पा लगाएं। तो इन्होंने संविधान दिवस, अब गणतंत्र दिवस जिस दिन लागू हो रहा है वो महत्वपूर्ण है, उसको देश सेलिब्रेट करता था, आपने एक उसमें अपना निकाल लिया। फिर संविधान दिवस को मना रहे हो तो जो पहली बैठक हुई उस दिन को भी सेलिब्रेट कोई कर सकता है, फिर तो कोई अंत नहीं है ना। जिस दिन पहला ड्राफ्ट पेश हुआ उस दिन कर सकता है। साइन केवल 26 जनवरी को नहीं हुए थे, साइन, अंतिम साइन राजेंद्र बाबू ने एक तो पहला साइन किया संविधान जिस दिन स्वीकार किया 26 नवंबर को, और दूसरा फिर 24 जनवरी को अंत में भी उन्होंने साइन किया, 2 बार साइन किया उन्होंने। तो फिर 24 जनवरी को भी सेलिब्रेट करो। लेकिन असली सेलिब्रेशन तो यह है कि अगर उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और आप बंधुत्व को ही निशाना बना के राजनीतिक पूंजी तैयार कर रहे हैं, बल्कि पूरे आइडिया को निशाना, जो आपने पिछले सवाल के जवाब में दिया, धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की डिमांड के साथ जब आप खड़े दिखते हैं उस डिमांड को करने, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के तो खिलाफ, आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं। आप इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई नफरत बढ़ाकर उस बंधुत्व को खत्म कर रहे हैं जो संविधान के प्रियम्बल में है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो 3 चीजें हैं, इसको संविधान का आधार बनाया गया। तो जो लोग भाईचारा तोड़ते हैं वो संविधान पर हमला करते हैं, उसमें कोई कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जो लोग भी मंच पे खड़े होकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाते हुए भाषण देते हैं, वो भारत के संविधान पर हर शब्द के जरिए हथौड़ा मारते हैं। जी। और बीएन राव और अंबेडकर वाली जो बहस है, क्योंकि बीएन राव के नाम की बहुत ज्यादा चर्चा ब्राह्मण सम्मेलनों में होती है, तो जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसको भी एंडोर्स करने का ही एक तरीका है। तो अपने आप में अब बीएन राव के नाम से संविधान को मानना चाहें तब मान लीजिए, पर संविधान को तो मानिए। मेजर बात यह है। सो संविधान पे बातचीत करते हुए अगर हम 42वें संशोधन की बात ना करें तो मुझे लगता है बातचीत अधूरी रह जाएगी। सोशल और सेक्युलर पे मौलिक संविधान में था नहीं, इंदिरा गांधी ने घुसा दिए ये शब्द, कांग्रेस ने घुसा दिए, इस आरोप पे क्या कहेंगे? अरे पहली बात तो यह है कि हम सामान्य जानकारियों से भी आजकल वंचित हैं सोशल मीडिया के दौर में। ये 42वां संविधान संशोधन तो 76 में आया जी, पर आपको पता है एक केशवानंद भारती केस है 1973 में, उसमें 13 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के, उसने तय किया कि पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर का उसमें कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, इसके साथ कोई चेंज नहीं हो सकता। भारत एक फेडरल स्टेट होगा, एक सेकुलर स्टेट होगा, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो तय की गई कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। उस बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से पे कोई चोट नहीं की जा सकती, उसको बदला नहीं जा सकता। आप कितना भी संशोधन कर लीजिए, ये नहीं किया जा सकता। तो 76 में इंदिरा गांधी ने इसी को और स्पष्ट करने के लिए सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस कुलदीप सिंह का फैसला है। ये 1994 में एक बार फिर इस पे बहस हुई एसआर बोम्मई केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है। ये सिर्फ उसको स्पष्ट किया गया। और आप पूरा पढ़ लीजिए संविधान, जिसको ये कहते हैं कि प्रियम्बल में नहीं था, तो उसमें अभिव्यक्ति की, विश्वास की आजादी सब है ना, सबको बराबरी के अधिकार की बात है ना। तो और क्या होता है? रही बात समाजवाद की, तो इस पर भी बहुत बार बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी इसे खारिज कर चुका है कि समाजवाद को एक क्लासिकल ढंग से वैसा समाजवाद भारत में परिकल्पित नहीं किया गया कि सब कुछ स्टेट के पास होगी। लेकिन अगर आप असमानता को खत्म करने का संकल्प लिए हुए हैं तो वहां पर बात है कि आप समता शब्द जो है, समता, समानता और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, तो जो समता शब्द है जी, उसका अर्थ ही है कि राज्य का दायित्व है कि समाज में गैर बराबरी खत्म करे। तो भारत में समाजवाद इस अर्थ में है, वो उस अर्थ में नहीं है कि पहले दिन से आप स्टेट सब कुछ ओन कर ले, जिसको हम क्लासिकल ढंग से सोशलिज्म समझते हैं एक आर्थिक सिद्धांत के रूप में। वैसे यहां ना समाजवादी क्रांति हुई, ना वैसे समाजवाद की यहां परिकल्पना हुई। लेकिन सबसे अंतिम आदमी को सारी सुख सुविधाएं मिले और गैर बराबरी कम हो,
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो लोग ये कहते हैं कि समाजवाद और उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया अलग से, घुसा दिया है। वो घुसा दिया, वो उसी को स्पष्ट। अच्छा, एक चीज नहीं बोलते, इंदिरा गांधी ने तीसरा शब्द भी जोड़ा था, वो था अखंडता। हटा देंगे उसको। अखंड भारत तो इनका नारा है साहब। उन्होंने इन जी भारत की अखंडता का भी जोड़ा था जी कि अखंडता के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने एक तरह से उस पर जोर दिया था। वो पहले से हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता उसके पोर पोर में है। ये उससे घबराते क्यों? उसको कहने में प्रॉब्लम क्या है कि सभी बराबर हैं? इसलिए कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुसलमान इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक होगा। आप ये मान के भी चल रहे हैं एक दिन आएगा जब आपके जो पितृपुरुष थे, वैचारिक पुरखे थे, उनकी बात सच होगी और मनुस्मृति आ जाएगा शायद। वो भी, और वो तो कह चुके हैं सावरकर, गोलवलकर सब, कि भाई मुसलमान को इस देश में रहना होगा तो दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रहना होगा। क्योंकि उनके देशभक्ति की परिभाषा क्या है कि आपके पितृपुरुष, आपके और आपका जो पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों भारत में होने चाहिए। अब ईसाइयों और मुसलमानों का नहीं संभव है जी। तो ये इसी संघर्ष में इस देश को उन्होंने डाल दिया है। पिछले 40 साल बर्बाद हुए हैं मंदिर मस्जिद विवाद में जी। और अगले कितने साल होंगे ये इस देश की जनता को तय करना है। आप रूस और अमेरिका से मुकाबला कर रहे थे, चीन आपके बराबर था। आज चीन कहां चला गया, आप कहां हैं? इसलिए कि आपने पूरे देश में एक एंटी साइंस माहौल बना रखा है, साइंस के खिलाफ। और पोंगापंथ, कर्मकांड, ये धर्म भी नहीं है। धर्म और कर्मकांड एकदम अलग चीज है। तो ये धार्मिक लोग भी नहीं है, ये सत्ता पाने के लिए लोगों की भावनाएं भड़काएं और उसके बीच में पता चला कि अब संविधान आ जाता है तो संविधान पे हमला करो। सबसे आखिरी सवाल ले लेते हैं सर इस चर्चा का, कि जब जिसका समय चलता है ना, डफली उसी की बजती है। तो समय स्वतंत्रता संघर्ष का था, आपने जो बताया अभी कि पूरा जो समुद्र मंथन हुआ, उसके बाद एक अमृत तत्व की प्राप्ति हुई जो संविधान बना। समय चल रहा था कांग्रेस का, उन आंदोलनकारियों का जिन लोगों ने आज़ादी के उस संघर्ष में हिस्सा लिया, और भारत की तरफ से हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं, और उन लोगों ने संविधान बनाया। फिलहाल 2014 के बाद से कह सकते हैं इलेक्टोरली ख़ास तौर पे देखें तो समय चल रहा है दक्षिणपंथी विचारधारा का। वही दक्षिणपंथी विचारधारा जो संविधान लागू होने के बाद मुखपत्र में छापती है कि इसमें भारतीय जैसा कुछ नहीं है, भारतीयता जैसा कुछ नहीं है, मनुस्मृति हमारा संविधान होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जब समय दक्षिणपंथी ताकत का चल रहा है तो डफली उनकी बजेगी और संविधान दरअसल मनुस्मृति से रिप्लेस हो जाए? कोई ऐसी संभावना? नहीं, मैं भारत की जनता को इतना कमज़ोर नहीं समझता हूँ। उसने 2024 के इलेक्शन में दिखा दिया कि इसका इशारा भी कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए बीजेपी बैकफुट पे गई और लगातार संविधान की बात करती है। असल बात है संविधान के मर्म को समझना। अब जैसे एक तरफ ये संविधान को सर पे रखते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने सारे सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर दिया धीरे धीरे। तो उससे क्या हुआ? जो दलित वर्ग आरक्षण की वजह से करोड़ों की तादाद में मध्य वर्ग में प्रवेश कर पाया था, अब वो फिर वहीं पर पहुंच गया। एक कोई बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि जब भारत बहुत गरीब था तो कुछ नहीं था, तब उसने इस देश के लोगों को मुफ्त शिक्षा दी, मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था की, नौकरी में पेंशन दी। और आज जब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का हम दावा कर रहे हैं तो हम नौकरी ठेके पे कराना चाहते हैं, हम काम के घंटे खत्म करना चाहते हैं, हम सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हम स्कूल में जो वजीफा दिया जाता था, जो स्कॉलरशिप थी, जो फ्री एजुकेशन का मसला था, वो सब हम खत्म कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा उनका नुकसान हो रहा है, उस दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, जो संविधान की वजह से पिछले 50 सालों में करीब मुख्य धारा में ही नहीं आई। जो एसपीडीएम बनी, शुरू में तो 10-20 साल कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो ग्रेजुएट लोग भी नहीं मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया और वो शिक्षा की ओर गए। तो पिछले 40-50 सालों में दलितों में, पिछड़ों में एक करोड़ों का मध्य वर्ग पैदा हुआ, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कि वो शासन प्रशासन में भागीदारी करने लगे। वो एसपीडीएम तो बन ही रहे थे, वो सीएम भी बन गए और पीएम भी बन गए। ये इस संविधान की देन है, ये संभव ही नहीं था। और इसलिए अब जब इसमें भागीदारी का प्रश्न और बढ़ रहा है, तो फिर वो सारे जो राज्य के कल्याणकारी आयोजन थे उसको खत्म किया जा रहा है। और इस देश में जो जल जंगल जमीन का पूरा संघर्ष है, उसको
ढकने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। इसलिए मुझे बार बार लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक आर्थिक तत्व भी है। इस देश का बड़ा जो कॉरपोरेट है, पावर है, जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं 2-3, वो इस देश की सरकार को खूब पैसा दे रही ताकि उनके हिसाब से नीतियां बने और जनाक्रोश संगठित ना होने पाए, इसलिए आप धार्मिक उन्माद फैलाते रहिए। तो ये पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का पूरा खेल है और अंततः इस देश के संसाधनों के लूट का एक तरह से प्रयास जिस पे संविधान रोक लगाता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब ताकत इस प्रयास को मिल रही है और ताकत के कारण ये प्रयास और जारी हो रहा है, मतलब ये साइक्लिक सा हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो वो जो ताकत है वो अपनी विचारधारा को ही लागू क्यों नहीं करवा पाएगी? अब ये बहुत ताकतवर है, पर क्या अंग्रेजों से ज्यादा ताकतवर है? सूरज नहीं डूबता था बॉस अंग्रेजों का, यानी इतने बड़े गोलार्ध के इतने बड़े हिस्से पे उनका शासन था कि कहीं ना कहीं सूरज निकला ही रहता था, पर डूब गया। भारत की जनता, अनपढ़ अशिक्षित जनता खड़ी हुई, संगठित हुई, और वो ऐसे नहीं संगठित हुई, उसके अंदर एक नैतिक साहस पैदा हुआ। गांधी जी के नेतृत्व की सबसे बड़ी बात यह है कि उसने सत्य और अहिंसा के प्रयोग को आम जनजीवन तक पहुंचा दिया और उनके अंदर ये चेतना पैदा हुई कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वो खड़े होंगे। उनके सर पे लाठी पड़ती थी, वो गिर जाते थे पर हार नहीं मानते। तो इस देश की जनता संकल्पबद्ध होगी जिस दिन, उस दिन ये सारी शक्तियां कमजोर पड़ेंगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समय लगता है, कई बार भ्रम का वातावरण लंबा चलता है। जैसे दिल्ली में आजकल बहुत धुंध है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पर हमें उम्मीद है कि कुछ महीने में स्थितियां ठीक होंगी, हम देखेंगे। तो और एक बात तो आप हमेशा याद रखिए कि समय का जो नदी है उसमें ये 2-4, 10, 20, 50 साल एक बूंद बराबर भी नहीं है, और किसी देश के इतिहास में ये 10-20 साल का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो ठीक है, अभी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो मूल्य कमजोर नहीं होंगे। क्या बंधुत्व का महत्व खत्म हो सकता है? गौतम बुद्ध के समय भी बंधुत्व का महत्व था, गांधी जी के भी समय था, और आगे भी होगा। आप उस मूल्य को, क्या प्रेम को नफरत से प्रतिस्थापित कर सकते हैं कि जहां जहां प्रेम लिखा है वहां वहां नफरत कर दो? खराब से खराब, दंगाई से दंगाई आदमी भी ये चाहता है कि उसके घर में प्रेम और शांति का वातावरण रहे। अंतिम उद्देश्य वही रहता है। वो चाहता है कोई उससे प्यार करे, उसकी प्रेमिका उससे प्यार करे, पत्नी उससे प्यार करे, बच्चे उससे प्यार करे। क्यों चाहता है? तो जब नफरत आप फैलाएंगे तो आपके घर पे भी दिक्कत आएगी। तो ये मतलब ठीक है, उन्माद बढ़ता है, पर उन्माद का एक ये भी उसका एक चरित्र है कि वो घटता भी है। आप हमेशा किसी को उन्माद अवस्था में नहीं रख सकते। उन्माद होगा, पर एक स्तर के बाद कुछ समझ में भी आएगा। और अभी जो भारत का हाल है, मुझे लगता है कि ये पूरी कोशिश इसीलिए हो रही है कि हम मूल सवालों पे अपना ध्यान केंद्रित न कर पाए। चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो गरीबी का सवाल हो। भारत के कई स्थिति ऐसी हो गई कि अफ्रीका के जो देश हैं उससे भी गई स्थिति कई राज्यों की हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, कुपोषण का मसला हो, इससे तय होगा ना कि भारत कहाँ है। अंबानी अडानी का पैसा जोड़ के आप बताइए कि विश्व हम जो है 4थी या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय गांधी जी के समय स्वतंत्रता आंदोलन ने यही हमारे देश को दिया पहली बार कि सबसे कमजोर आदमी भी सबसे बड़ी शक्ति के सामने खड़ा हो सकता था। और ये मूल्य खत्म नहीं हुए हैं, कमजोर पड़ सकते हैं, इलेक्टोरली खासतौर पे कमजोर पड़ सकते हैं, बहुत जुगाड़ करके तंत्र मंत्र जिससे भी सरकार कोई बना सकता है, पर आम आदमी के बीच में मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी भी आएगा जब आप प्यार की जगह नफरत लिख पाओगे। कोशिशें कितनी भी कर लीजिए, जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो इस देश की नींव है, उसे डिगा नहीं पाएंगे। पंकज जी का ये मानना है और हमें ये उम्मीद है कि ऐसा ही हो। बहरहाल BN राव और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक झगड़े जैसी स्थिति जो पैदा की जाती है और कहा जाता है कि क्रेडिट सारा अंबेडकर साहब को मिल गया जबकि संविधान निर्माता BN राव थे। दरअसल उसकी अंतिम लक्ष्य जो है वो लक्ष्य संविधान पर हमला है। डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं अंबेडकर को, लेकिन वो केवल एक प्रक्रिया है, क्योंकि डिस्क्रेडिट करना है संविधान को। इस पूरी मुहिम को, इस पूरे
कुचाल को समझने की ज़रूरत है और हमें लगा समझाने की ज़रूरत है, इसीलिए चर्चा आपके सामने हम लेकर आए। चर्चा आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पंकज जी, चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत सुनने शुक्रिया, के लिए आप बहुत लोगों का शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।